पिछले हफ्ते में महाराणा प्रताप, जो हमें सबको मालूम है, मेवाड़ के राजा थे, तो उनकी जयंती थी। और ऐसा होता है कि बहुत बार अलग अलग राज्यों के अलग अलग महापुरुष हमें पता ही नहीं चलते, क्योंकि उनके बारे में कभी जान पहचान नहीं होती, या फिर उनकी थोड़ी बहुत ही पहचान होती है। तो इसका कोई हल निकाले, इसलिए ऐसे जो महापुरुष जिनके बारे में हमें डिटेल में मालूम नहीं है, उनमें से एक है कि महाराणा प्रताप। तो उन पे कुछ बोलने के लिए या फिर उनके कुछ स्टोरीज हमें कहने के लिए, बताने के लिए आज हमारे यहाँ पे पवन कुमावत जी आए हैं, जो वोल्सबर्ग में ही रहते हैं। पौवे में वो काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं। तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आप कुछ आपके मेवाड़ के राजा के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मेरे ख्याल सभी यहाँ से महाराष्ट्र से ही है, राइट? नहीं, कोई गुजरात से है, कोई आंध्र प्रदेश से है। अच्छा, तो बिल्कुल भारत से ही है, बिल्कुल। लेकिन बात महाराणा प्रताप की हो रही है और वो राजस्थान से आते थे, तो इस बारे में इसलिए पूछना चाह रहा था। राजस्थान इतिहास में देखा जाए तो थोड़ा मिक्स सा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, और आज की जनरेशन का देखा जाए तो वो पिछला इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहती है। तो इसी के टॉपिक पे लेके महाराणा प्रताप के बारे में पता है, नाम है, बस एक थोड़ा सा जानते हैं, तो एक थोड़ी उनके बारे में जानकारी, जो नॉलेज हमने कभी पढ़ी नहीं हो, मालूम नहीं की हो, शेयर नहीं की हो, वो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, और 1500 शताब्दी में कहा जाए तो 1540 में करीब उनका जन्म हुआ। जैसा कि इन्होंने कहा कि 9 मई को उनका जयंती थी, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो 9 मई इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। मेवाड़ में उनकी जयंती 2 जून 2022 को मनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि ज्येष्ठ मंथ जो होता है विक्रम संवत का, उसके तीसरे दिन उनका जन्म हुआ था, और उस दिन 1540 के दिन उस दिन 9 मई थी, इसलिए 9 मई के अकॉर्डिंग सब हम जयंती मनाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। आज भी उनकी जयंती 2 जून को इस साल बनाई जाएगी मेवाड़ राजस्थान में। उनके पिताजी उदय सिंह सेकंड और माता जयंती बाई थी। और हुआ ये कि उस टाइम मुगलों का शासन था, और मुगलों के शासन के कारण अकबर जो उनके शासक थे, उन्होंने पूरा मेवाड़ पे कब्जा करने की कोशिश करी। और उदय सिंह जो सेकंड जो राजा थे उस टाइम, जो उनके पिता थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अकबर से लड़ाई ना करके खुद का चित्तौड़, खुद का राज्य ऐसे ही संधि के अकॉर्डिंग इनको दे दिया। और गोगुंदा एक और जगह है पास में, वहाँ पे उन्होंने खुद की राजधानी बना ली। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे शूरवीर थे, उनको ये खुद की मातृभूमि से हटना, वो इस तरह से ऐसे दे देना किसी शासक को पसंद नहीं आया। और 1572 में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उन्होंने ये सोचा कि मैं मेरी वापस मातृभूमि को, जहाँ मैं जन्म लिया है, उसको वापस लूँगा। 1572 में उन्होंने शुरुआत करी इस लड़ाई की। काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, कोई रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, कोई सेना नहीं थी। राजा बने, लेकिन राजा के पास कोई राजधानी, कोई प्रजा, कोई धन, कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो शौर्य था, उसके कारण काफ़ी लोगों ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प करी, जिनमें भामाशाह का नाम बहुत बड़ा आता है, जो उनकी हेल्प करने के कारण उन्होंने खुद का रिसोर्स इकट्ठे किए, आर्मी बनाई पूरी, और करीब करीब पूरे 12 साल उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। ऐसे ही करते करते जब हुआ ये कि राजस्थान के कुछ जैसे राजा थे वो मुगलों से मिल गए। उसका एक दूसरा कारण ये भी था, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनके पिताजी की बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से एक चाहती थी कि उनके बड़े बेटे को राजा बनाया जाए, जिनका नाम अर्जुन था शायद। तो वो उनको पसंद नहीं आया और वो भी मुगलों में मिल गए। तो उसका बदला लेने के कारण एक हल्दी घाटी का युद्ध सबने हमने सुना होगा, और उसके जो लीड कर रहे थे उसमें भी एक राजपूत शासक थे मान सिंह, और एक शेर शाह, उनके अकबर का
सेनापति था। हुआ ये कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1589 करीब, और वो युद्ध ऐसा था कि एक तरफ 10,000 अकबर की सेना थी और एक तरफ 3,000-3,500 लोगों की सेना थी जो महाराणा प्रताप ने करी थी। इस पूरे दौरान उनके जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास काफ़ी थे, हालांकि उनकी कदकाठी 7.5 फीट की बताई जाती है, 110 किलो के थे वो, 20-80 किलो का उनका खुद का कवच हुआ करता था। लेकिन उनका सबसे प्रिय जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, उसको ब्लू आइस हॉर्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन नीले घोड़े का, नीली आंखों वाला घोड़ा, वो उनके साथ उसमें लड़ता था। और उसके कारण से क्या हुआ, वो हावी होने लगे मुगलों पे, क्योंकि वो इतना था कि घोड़े हाथी पर चढ़ के भी वो सेनापति पर हमला कर रहा था। तो सेनापति ने उसकी सूंड में तलवार बांध दी हाथी के, और हाथी के तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया। वो अब बिना एक शासक एक लड़ाई जो कर रहा है बिना घोड़े के कैसे लड़ेगा, तो उस कारण से क्या हुआ कि उसके जो भी इनके सपोर्ट कर रहे थे उनको, महाराणा प्रताप जी को, जैसे ग्वालियर से राजा थे वो सपोर्ट कर रहे थे उनको, उनके खुद के एक और सेनापति थे वो सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, महाराणा प्रताप का कवच पहन लिया खुद ने, और ये बोले कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, मेरे से लड़ो। तो मीनवाइल चेतक महाराणा प्रताप को लेके निकल जाते हैं हल्दी घाटी से, उनको बचाने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो हालत ऐसी हो गई थी कि चारों तरफ लाशें थी, और हल्दी घाटी जिसका रंग पीला है, आज हाथ भी जाए हाथ में लगा इस मिट्टी को तो हमारा हाथ पीला हो जाएगा हल्दी की जैसे, वो लाल हो गई थी। कितना खून बहा था, इतना तालाब बना कि वहाँ पे आज भी एक जगह है जिसका नाम है रक्त तलाई। अब आज भी कभी जाए तो वहाँ पे रक्त तलाई नाम से आपको एक जगह मिलेगी, रक्त तलाई उस जगह का नाम था। इतना खून बहा, तो उन्हें फिर वहाँ से जो महाराणा प्रताप निकले उस युद्ध से बचने के लिए, तो ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आगे जगह था ही नहीं, वो एक घाटी थी सिर्फ। उस घाटी को पार करने के लिए सिर्फ उस टाइम जो चेतक उनका घोड़ा वो लांग गया उसको कैसे ना कैसे करके, और उसकी चेतक की वही देहांत हो गया। तो उनको प्रिय था, आज भी उस चेतक उस घोड़े की आज भी वहाँ पे समाधि है जहाँ पे उसका देहांत हुआ था। अगर हम वहाँ जाएँ तो आज भी उसकी समाधि है। और लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि वो अपना कुंभलगढ़ हार गए, अपना मेवाड़ हार गए, चित्तौड़गढ़ हार गए, लेकिन उन्होंने खुद का छोड़ा नहीं अपने कि मुझे वापस लड़ना है। वो क्या, वो जंगलों में रहे, उनका परिवार जंगलों में रहा, अपनी जो ट्राइब्स होती हैं उनके साथ रहे, वो लोग घास की रोटियाँ खाई उन्होंने। मीनवाइल क्या हुआ, अपने नॉर्थ साइड में पंजाब बंगाल की तरफ भी इस तरह विद्रोह होने लगा। अकबर का फोकस मेवाड़ से थोड़ा कम हुआ और वो लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर शिफ्ट होने का फायदा उन्होंने उठाया, महाराणा प्रताप जी ने दोबारा पूरी एनर्जी इकट्ठी करी उन्होंने, और वापस इस मौके का फायदा उठा के उन्होंने वापस कुंभलगढ़ लिया, वापस उनका चित्तौड़ में लिया, चित्तौड़ को छोड़ के बाकी जितना भी मेवाड़ में आता है उन्हें सारा वापस कब्जा लिया। लेकिन इतनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, इतनी सब कुछ किया, उन्हें कहीं इंजरीज भी हुई, कभी उनके घायल भी हुए, और करीब 56 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ देहांत उनका हो गया, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह बनाई थी, चामड़ करके एक स्थान है, वहाँ उन्होंने राजधानी बनाई थी, वहाँ पे उनका 56 साल की उम्र में देहांत हो गया था। लेकिन कहा जाए तो वो हारे, लेकिन अपने लोगों की वजह से हारे, क्योंकि हमारे लोग ही मुगलों से मिल चुके थे, और ये उनकी शौर्य गाथा है। इसके अलावा मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर शेयर करना चाहूँगा जो मैंने लिख के रखे हुए हैं। कहा जाए तो महाराणा प्रताप, जैसे मुगलों के बारे में सुना होगा कि किस तरह से बिहेव करते थे बाकी जनता से, या अपने युद्ध में किसी के वाइफ जीत लिया, किसी कुछ कर लिया। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण ऐसे हुआ कि उन्हीं के ही ग्रुप से, उन्हीं की सेना से किसी ने मुगलों से एक स्त्री को उठा के अपने महाराणा प्रताप कक्ष में उनके ग्रुप में उठा लाए। वो उनको पसंद नहीं आया, तो बोला मैं बिल्कुल स्त्री की इज्जत करता हूँ और इनको वापस दे के आऊँ। जैसे उनके सेनापति को पता चला कि ऐसा महाराणा प्रताप ने खुद नहीं किया है, तो उसने उनके पर हमला करने का ध्यान छोड़ दिया कि हम जब हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी। उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं थी कि भाई अपन को बच्चों को या उनकी स्त्रियों को परेशान करना है। ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में हमको नहीं पता है। और इसके अलावा झालामान एक और नाम है जो महाराणा प्रताप का, जिन्होंने कवच पहना था, उनका नाम था झालामान।
अगर उस दिन वो कवच नहीं पहनते हो सकता है महाराणा प्रताप की डेथ उसी दिन हल्दी घाटी में हो जाती। इसके अलावा जब मैंने जैसे रेफर किया कि ग्वालियर के राजा थे, वो भी 3 बेटों के साथ लड़ रहे थे। किसके लिए? ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश तरफ, और राजस्थान का है। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए वो लड़े, वो उन्होंने खुद की प्राण दे दिए, उनकी 3 बेटों ने प्राण दे दिए, और उनकी भी समाधि आज वहाँ पे है। तो बिना योगदान के, अपनों के योगदान के, उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, आप सबको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है, कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में है, लेकिन दूसरी कहाँ है? दूसरी राजस्थान में ही है, वो कुंभलगढ़ में है। वो कुंभलगढ़ के ही में वो रहा करते थे कभी। दूसरी गेट पर सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ में, वो इसलिए बनाई गई थी कि वो मुगलों से खुद के उस एरिया के, उस कुंभलगढ़ की रक्षा कर सके। अभी हमको नहीं पता कि भाई कहाँ है दूसरी, वो राजस्थान में कुंभलगढ़ में ही है, उदयपुर के पास में पड़ता है कुंभलगढ़। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरूर आपको शेयर करना चाह रहा था। और बिल्कुल यही है मेरी तरफ से। और कुछ आप पूछना चाहें, मैं कुछ बता सकूँ तो? मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, मैंने खुद ने विजिट करा भाई हल्दी घाटी 2 बार, खुद ने मैंने गया हुआ, खुद मैंने उनका विजुअल खुद ने देखा है, उनका जहाँ भी जो भी हुआ है वो खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ मैं, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। बस यही है मेरी तरफ से। आपने कहा कि 2 तारीख को उनकी यानी 2 जून को मेवाड़ में ये होती है जयंती मनाई जाती है। तो कैसे मनाते हैं उनकी जयंती, यानी क्या होता है उस दिन, या फिर आपकी कुछ यादें हैं जब आप राजस्थान में थे या जैसे थे, आपको कैसा? एक्चुअली वो कहा है ना, जो लोकगीत कहते हैं ना, जो हम खुद की लैंग्वेज में गाते हैं राजस्थान में, तो वो उनकी वीर रस कविताएं गाई जाती है उस दिन। वो इतनी सारी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पढ़ी जरूर है। लेकिन वो वीर रस कथाएं उस दिन गाई जाती है, राजस्थानी में, मेवाड़ी में उनको गाया जाता है। और उस दिन क्या होता है, जिस दिन मेवाड़ के जो अभी भी उनका जो रॉयल फैमिली है, वो पूरा उनका आदर करके सम्मान करती है उस दिन। उनकी पूरी एक क्या जाए तो सामने की पूरी शेप बनी हुई है, घोड़े पे सवार होते हुए, उसका पूरा रेस्पेक्ट किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है उसकी। अच्छा। और आप जर्मनी में भी मेरे ख्याल से बहुत सारे राजस्थान से लोग हैं, आपका एक एसोसिएशन भी है शायद, तो आप कुछ ऐसे करते हो क्या? एक प्रयास था ये, क्योंकि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया ना, जैसे मैं पूछता हूँ किसी को आप कहाँ से, तो जनरली मेरे को राजस्थान से बहुत कम लोग मिल पाते हैं जो राजस्थान से आते हैं। हालांकि हम भारत से हैं, अच्छी बात है सभी का, लेकिन किसी शहर से होने से कभी ना कोई फायदा हो जाता है कि यार तुम जा रहे हो तो ये ले आना, या वो वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान के करीब करीब 200-250 लोग हैं जर्मनी में। तो एक प्रयास था कि उनको इकट्ठा करा जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए जो कर रहे हैं कुछ। बाकी वो चल रहा है, इतनी इस लेवल पे नहीं है जिस तरह हमने पूरा देखा भी बर्लिन में, जिस तरह से पूरा मराठी मंडल ने पूरा स्वागत किया है, कोई अपना क्या कहते हैं शिवाजी बने। तो उस दिन मुझे वही से लगा कि यार राजस्थान से महाराणा प्रताप को क्यों नहीं बन सकता था कोई, तो शिवाजी बन सकता तो महाराणा प्रताप क्यों नहीं बन सकता। लेकिन क्या है, वो सब सेग्रीगेटेड है, कुछ लोग म्यूनिक में रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। एक तो पूरा एक जगह नहीं है, जैसे आज मराठी मंडल हम कहें, यहाँ पूरे महाराष्ट्र के काफ़ी लोग हैं, या साउथ के काफ़ी लोग हैं, या गुजरात के काफ़ी लोग हैं, जो एक कम्युनिटी बन सकती है। हम राजस्थान से, लेकिन क्या पुराना इतिहास पे देखा जाए तो हम पहले रियासत थी ना, 500-550 रियासत थी, उसके अंडर हम आते थे। बाद में हम स्टेट बन के इंडिया बन गए, जैसे रियासत थी, राजा ही हमारे, उनकी करेंसी चलती थी कभी किसी जमाने में। तो वो कनेक्शन तो रहते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन रहता है कि हाँ आपको संस्कृति का, खाने का, पहन सहन का फर्क होता है थोड़ा सा। अब मैं मराठी मंडल के प्रोग्राम में भी जाता हूँ, मराठी में सब कुछ चल रहा होता है, हम एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आता नहीं आता अलग बात है, ठीक है, कल्चर है वो भी। लेकिन अभी वो इस तरह का हो नहीं पा रहा है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको राजस्थान के लेवल पे भी तो उसके हिसाब से आप उसमें भी कोई उनकी जयंती वगैरह मनाते हो, ऐसा कुछ है या नहीं? इतना चल रहा है, आपके प्रयास चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम जून के लोगों को इनवाइट करते हैं, ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर इन्वाइट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमको
क्या लगता है क्या करना चाहिए उसको थोड़ा और इंगेज करने के लिए? काफ़ी लोग जैसे राजस्थान से भी पढ़ने के लिए अब जर्मनी में आने लगे हैं या यूरोप में आने लगे हैं। हम जब यहाँ आते हैं कुछ नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है किसी न किसी से कि थोड़ा गाइड कर दें। रेंटिंग हो चाहे अकोमोडेशन हो खाने का हो कुछ भी चीज़ों को लेके हम कुछ भी पता नहीं होता, गूगल पे ही करना पड़ता है सब कुछ, या फिर फेसबुक पर डालो या कुछ किसी को नॉन। मैं आया था तो मैं किसी को भी नहीं जानता था, मैं मेरा कोई फ्रेंड कोई रिलेटिव कोई नहीं रहता था यहाँ पे। तो वो एक में स्ट्रगल रहता है ना कि यार किसको मैं पूछूँ अब। बराबर। तो वो स्ट्रगल थोड़ा सा हेल्प करने के लिए जो नए लोग आते हैं वो इस कोशिश करेंगे राजस्थान से जो आते हैं चलो ठीक है उनका हेल्प कर दें बस। बाकी सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के लिए समाज सेवा के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो थोड़ा प्रयास धीरे चल रहा है। धीरे आप में से किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। उस कवच का नाम आपने क्या बताया? कवच का नाम आपने कवच तो वो हालांकि वो लोहे का ही पहनते थे, लेकिन जो कवच और पूरा जो उनका पूरा कवच था, यार कवच कहा जाए या पूरा उनकी आर्मरीज थी पहनने की लड़ाई के लिए, करीब 80 किलो की होती थी, करीब 70-80 किलो का वो पहन के चलते थे वो, तो बहुत हेवी। और वो आज भी म्यूजियम में है, आज भी अवेलेबल म्यूजियम में एक्सपीरियंस करने के लिए। उनके पूरा पुतला बनाया हुआ है, उसमें उस कवच को लगाया हुआ है। हल्दी घाटी में ही म्यूजियम है, हल्दी घाटी में ही हम जाएंगे तो वहाँ पे पहले उनका म्यूजियम बना रखा है, फिर आप जाओगे हल्दी घाटी में, दोनों तरफ बीच में रोड है, दोनों तरफ घाटी है, लोग वहाँ रुकते हैं, उस मिट्टी के हाथ लगाते हैं, वास्तव में उनके हाथ पीले हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे हल्दी के हाथ लगा लिया। कई लोग फिर मिट्टी भर के ले जाते हैं उसके साथ, इसको लेके जाते हैं, कैरिस्मेटिक मिट्टी है। आप बता सकते हैं कि महाराणा प्रताप के पहले का राजस्थान और उनके बाद का राजस्थान का चेंज है? पहले के राजस्थान में तो वही प्रॉब्लम यही थी ना, मुगल इतने साल रहे, और राजस्थान में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इतिहास भी देख लो ना। मैं जयपुर से हूँ, जयपुर में भी अगर आप अकबर जोधा का नाम सुना हो तो जोधा राजस्थान जयपुर से ही थी। हम लोग कहा जाए कुछ में था कि हमको सिर नहीं झुकाना है, हमको हमारी कोई संधि नहीं करनी है, हमको खुद का राज्य चाहिए, हमको किसी ऐसे थे कि वो लोग उनसे मिल गए। वही महाराणा प्रताप को जो था ना दिमाग में कि मेरे को मेवाड़ पूरा मेरा ही चाहिए, वो उनका था, वो ही चाहते। लेकिन उनके बाद क्या हुआ, फिर वो लोग मिलते गए एक दूसरे से, और तो अकबर का पूरा साम्राज्य बढ़ता गया। वो इसलिए बढ़ा कि हमने साथ दिया, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारी लग्जरी बनी रहे, ठीक है, हम मरे भी नहीं देश के लिए, हमारी लग्जरी बनी रहे, हमारे पास कुछ राइट्स रहे, चलो 10 राज्य नहीं तो चल 2 राज्य मेरे पास ही सही। तो वो थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। आज भी क्या है, बात करें तो राजस्थान में मैं जो खुद को मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बिल्कुल, ठीक है, और ये शाखा का सिस्टम मैंने वहाँ पे भी देखा है, लेकिन वो आज खत्म हो रहा है। मैं भी कभी नेकर पहन के जाता था, लाठी चलाना सीखता था, लेकिन वो आज खत्म हो गया बिल्कुल, होती नहीं, शाखा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 80s-90s में पैदा हुए, आज पेरेंट्स बन गए, हम लेके नहीं गए, हमारे से कई लोग लेके नहीं गए, कभी बच्चों को बताया भी नहीं है कि संघ भी कुछ होता है, ये भी कुछ होता है, देश भी कुछ होता है। हम सिर्फ लगे हुए हैं 99% एनर्जी है, IIM पढ़ना है, IIT पढ़ना है। ये राजस्थान में बहुत बुरा ये चल रहा है, मैं देखता हूँ। और दूसरा क्या होता है, जैसे जो राजस्थानी भाषा है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थानी से मिलेगा, हिंदी में बात करेगा या इंग्लिश में कर लेगा, राजस्थानी में बहुत कम बात करेगा, लेकिन मराठी से मिलेगा, मराठी में बात कर लेगा, गुजराती से बात करेगा। ये थोड़ा मेरे को पर्सनली तो पिंच करता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। मेरे घर में आज भी राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन अब ज़्यादा एडवांस हो रही है। और उसको मैंने कोशिश भी करी थी कि मैं एक बार एक में मास्टर्स होता है ना राजस्थानी लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज भी क्या होता है, जैसे मेवाड़ की राजस्थानी अलग है, जोधपुर की अलग है, शेखावटी अलग है, जयपुर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की अलग है, अलग अलग राजस्थानी भाषा है। मारवाड़ी और राजस्थानी दो डिफरेंट लैंग्वेज है। मारवाड़ी वैसे मेवाड़ से निकल के कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत मारवाड़ी समाज है, लेकिन वो अलग टाइप की। हाँ, कोई खड़ी बोलता है, कठेजारों से, उड़करों से, कुछ छह बोलता है, कोई सह बोलता है को, जब है को छह बोलता है, कोई सह बोलता है, तो वो भी फर्क है मतलब इन चीज़ों में। तो लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, सबको लग रहा है।
पर ये महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या? या फिर मुझे ये नहीं पता कि मतलब कौन पहले थे और कौन बाद में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान अगर पहले थे तो पृथ्वीराज चौहान जी के कुछ विचार इन्होंने आगे बढ़ाए थे या ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने पढ़ा थे। मोहम्मद गोरी के टाइम थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अभी जो एक मूवी भी आने वाली है अक्षय कुमार की, इसमें पृथ्वीराज चौहान भी मुगलों से बहुत परेशान हुए और वो अजय मेरू नाम था, अजमेर जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे वो अजय मेरू हुआ करता था, उसका अजमेर कर दिया है, वहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और मेवाड़ अलग है थोड़ा सा, अजमेर जयपुर के पास में। महाराज उनके साथ भी क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने शर्तें रखी कि भाई तुम इस्लाम अपनाओ, ये करो वो करो, और बहुत कुछ करा उनको, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनकी लाश में आके फोड़ दी, उनकी आंखें फोड़ दी सलाखे डाल के, लेकिन उनमें ऐसी खिलाती कि आँख बंद करके तीर लगा सकते थे। तो मोहम्मद गोरी को ये बात पता चली तो बोले यार मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। तो मोहम्मद गोरी बात पता चली मैं ये नहीं मानता, तो उसका फायदा उनके सेनापति उन्होंने उठाया, बोले ठीक है हम एक तीर ये घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारेंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, सेनापति और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बात हुई। मैं आपको एक दोहा बोलूँगा, उसका मतलब ये होगा कि इस फीट पे इतनी ऊंचाई पे मोहम्मद गोरी बैठा है, ठीक है। तो अब उनकी आंखें फूटी हुई है, आंख को दिख रहा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान को वो लगा रहे तीर आंख की तरफ, लेकिन जैसे ही सेनापति ने दुआ बोला उन्होंने उस हिसाब से लगाया कि खुद के पैर में एडजस्ट किया और तीर सीधा लगाया मोहम्मद गोरी के। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने इस तरह मारा था, मोहम्मद गोरी मारा था इस तरह मारा था, लेकिन जैसे उन्होंने मार दिया तो पता था इनके सेना में को मारेंगे, इनके जो भी है वो मारेंगे, लेकिन मोहम्मद गोरी को इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। अब पता नहीं इस मूवी में क्या स्क्रिप्टेड दिखाते क्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाती नहीं आगे, मतलब और बात भी नहीं करना चाहते आज की जो जनरेशन आगे आ रही है। मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन आपने क्या डिटेल बताया पता नहीं। और जब हल्दीघाटी की लड़ाई की बात होती है तो अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई की बात होती है, लेकिन जो अपने इतिहास और मीडिया में जो भी बताया जाता है अकबर द ग्रेट करके बताया जाता है, तो हालांकि वो होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दो लोग लड़ाई हो रही है और आप किसी एक को भारतीय ये मान रहे हो तो दूसरा ग्रेट हो ही नहीं सकता। तो इस मामले को लेकर कुछ जागरूकता या फिर ये कुछ चलता है नहीं चलता है? तो वो मैं उन्हीं वीडियो से दोबारा क्रॉस क्वेश्चन ये करूंगा कि उस हल्दीघाटी में क्या अकबर उतरा था मैदान में लड़ने? उस दिन उतरा ही नहीं मैदान में लड़ने। मान सिंह को भेजा था, एक शेरशाह को भेजा था। अगर आपने युद्ध भी नहीं लड़ाया है तो आप कैसे ग्रेट बन गए? युद्ध तो उन्हें लड़ा था महाराणा प्रताप ने, और फिर इस तरह से लड़ा था कि बाद में उस दिन वो हारे थे, एक दिन में युद्ध खत्म हो गया था। ये उस दिन हल्दीघाटी के दिन एक दिन ही चला था, एक दिन में खत्म भी हो गया था, लेकिन उसकी यादें कहीं नहीं मिटी थी। रक्तलाई आज भी है जिस दिन कितना खून बहा। और अब उसने क्यों होता है जब नहीं बनता दो पैर पीछे खींचने पड़ते हैं, पैर पीछे पीछे उन्होंने महाराणा प्रताप ने फायदा उठाया और वापिस खुद का राज्य लिया। जब वो लाहौर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ, उसका फोकस कम हुआ इधर मेवाड़ की तरफ। लेकिन ये जो ग्रेटनेस वाली बात है ना, ये हटानी पड़ेगी बुक्स से, बहुत हो गया ग्रेटनेस इनका। और जब भी जितने भी नाम डाल रखे ना कि ये अकबर रोड है या ये, वो भी हटाने तो चाहिए नहीं था। और बाकी मोदी की काल में हो रहा है सारे काम, और भी होंगे। मैंने इवन न्यूज़ में पढ़ा था वो रक्तलाई के यहाँ पे जहाँ इंफॉर्मेशन रहता है ना, वहाँ पे लिखा है कि राणा प्रताप ने रिट्रीट किया अगेंस्ट अकबर के फोर्सेस, तो ये राजस्थानी कम्युनिटी भी इसके अगेंस्ट लीड कर रही है कि ये सब चेंज कर दो। बिल्कुल। दो तीन संक्षिप्त सवाल है। एक तो हल्दीघाटी में के पास का सबसे बड़ा शहर उदयपुर जयपुर को भी, और दूसरा उनका मृत्यु और जन्म का कालखंड या साल, और उसके तुलना में पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनका जन्म का तो पता नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में बता सकता हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म इनका भी पता नहीं, इनका बता सकता हूँ। इनका जन्म 1540 में हुआ महाराणा प्रताप का, और इनका जन्म हुआ एक चित्तौड़ में ही हुआ।
लेकिन ये राजा बने गोगुंदा में, जब उनके पिताजी ने संधि कर ली अकबरों के साथ कि नहीं लड़ना है मुझे, गोगुंदा में वो राजा बने। और जब वो हल्दीघाटी का युद्ध हार गए, गोगुंदा भी हार गए, तब उन्हें चावंड, एक डूंगरपुर एक सिटी है जयपुर राजस्थान में, चावंड में उन्हें खुद की राजधानी बनाई, चावंड करके नाम है, चावंड में राजधानी बनाई और वहीं से सारा पूरा मॉनिटर किया 12 साल उन्होंने, और चावंड में ही उनकी मृत्यु हुई 1579 के करीब, और नहीं या तो 56 ईयर के थे करीब करीब वो, तो 1582 में उनकी डेथ हुई, मतलब कहा जाए तो 1582 या 1957 के करीब, नहीं 1597 या 29 जनवरी इंग्लिश कैलेंडर 1957, 1540 में वो आए। पृथ्वीराज चौहान जी का मेरे को कालखंड याद नहीं है, मैं वैसे इतिहासकार भी नहीं हूँ। उनके पहले तो हैं, ये तो मुझे है, उनके पहले तो होने चाहिए। और रानी पद्मावती भी मेरठ से थी ना? रानी पद्मावती भी चित्तौड़गढ़ से थी। वो भी पहले था राणा प्रताप के? रानी पद्मावती राणा प्रताप के पहले, क्योंकि वो खिलजी के साथ था, खिलजी से हुआ था उनका। घुरी फिर खिलजी फिर मुगल। लेकिन ऐसे भी कहते हैं कि वो रानी पद्मावती का जो लिटरेचर है वो एक्चुअली लिटरेचर है, वो मतलब किसी को और सवाल है? को अमर सिंह के बारे में कुछ पता है? क्योंकि उनका बेटा अमर सिंह भी काफ़ी तेजस्वी था और काफ़ी अच्छा था, उन्होंने क्या क्या माना आपके जाने के बाद, ऐसा कुछ थोड़ा? अमर सिंह ही उनके बाद वो उन्होंने किस गद्दी संभाली थी उन्होंने, और बाकी उन्होंने भी इतनी खास लड़ाई उनसे नहीं करी थी उन लोगों से, मतलब मुगलों से। हालांकि उन्होंने खुद का जो राज्य तो उन्होंने लिया था, जैसे कुंभलगढ़ की बात करूँ मैं, कुंभलगढ़ नहीं जाने दिया उन्होंने कभी भी। कुंभलगढ़ में भी आज जाओगे तो वहाँ पे आज करीब करीब 8 या 10 फीट का एक शिवलिंग है, आज उसकी पूजा वहाँ पे होती है। और ये भी है सब राजस्थान टूरिज्म के अंडर में उसका मेंटेनेंस होता है कुंभलगढ़ का। पृथ्वीराज चौहान करीब 1150 के आसपास थे, बहुत पहले हुए थे, वो आते तो पहले ही थे, लेकिन ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है चेतक के बारे में, क्योंकि चेतक को इतिहास में इतना सराहा क्यों जाता है, तो कहा जाता है कि इनका जो आमा था उसका वेट 70 kg था मेरा अबाउट, और वो खुद 110-115 किलो के थे। और डिस्पाइट द फैक्ट उसका एक पीछे का पैर इंजर्ड था, उसने वो घेरा कि अभी मेरा जो ये है किंग इज इन ट्रबल, उसने उस सिचुएशन में 20 मिनट तक 70 to 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जो जिस प्रकार से भागा, और जब उसको लगा कि अभी हम उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, तब उसने मतलब अपना देह छोड़ दिया। ऐसे मतलब बहुत सुना है ये पहले के ज़माने, मतलब करीब 15-20 साल पहले मूवी भी बनी थी, उसमें पूरा चेतक का दिया हुआ है। आज चेतक की समाधि भी है वहाँ उसी जगह पे, जहाँ उसने खुद के प्राण दिए। वो है कुछ चीज़ें, हालांकि उनका एक फिर ये हाथी भी था राणा प्रताप का, जो उन्होंने लड़ा भी था कभी। बहुत चीज़ें मैं इतिहास करता हूँ नहीं, कभी भी पढ़ के आया। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ वो चीज़ एक्सपीरियंस जरूर करोगे। एग्जैक्टली वही है कि हर एक कोई तो इतिहासकार नहीं होता, लेकिन कैसा होता है कि हम बचपन में वो जगह पे रहते हैं तो कुछ चीज़ें वैसे ही हमें सुनने में देखने को मिलती है और उसी तरफ से हमारी यादें बन जाती हैं। तो क्या होता है इन चीज़ों के लिए, जैसे हम वहाँ जाते हैं ना, तो वो क्या होता है लाइट एंड साउंड शो में उनकी कथाएं दिखाई जाती है उस जगह पे, जो भी हम जाते हैं देखते हैं तो वो चीज़ बताई जाती है। तो आपने हमें आज कुछ फैक्ट्स बताए, मुझे लगा है सबको कुछ ना कुछ तो नया पता चला रहेगा। मुझे भी बहुत कुछ नई चीज़ें पता चल गई, तो इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद कहता हूँ।